ऑटो फोकस है या फोकल पॉइंट है। फोकल पॉइंट में कितने फोकल पे लेना है इसको, एक पर्टिकुलर फोकल पॉइंट लेके और उसके हिसाब से डेप्थ ऑफ फील्ड को मैनेज करके हम चीजों को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें मैं आपको आने वाली क्लासेस में डिटेल में बताने वाला हूँ। फिलहाल इसको ऑटो फोकल रखते हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड को 0 रखते हैं, ये हमारा नॉर्मल सेटिंग रहेगी। रेंडर क्वालिटी जो है ड्राफ्ट, मीडियम, हाई या अल्ट्रा, ये आपके सिस्टम के हिसाब से डिपेंड करता है। मैं तो नॉर्मली अल्ट्रा पर निकालता हूँ क्योंकि इसमें इतनी दिक्कत नहीं आती, रेंडर अच्छा आ जाता है। और एस्केप का है तो रेंडर में कोई दिक्कत नहीं रहती। अल्ट्रा पर हम इसको क्वालिटी रेंडरिंग की रख सकते हैं। आप चाहें तो हाई भी रख सकते हैं, अगर आपके सिस्टम में कोई कॉन्फ़िगरेशन का इशू है या थोड़ा हल्का सिस्टम है तो हाई पर भी अच्छा रेंडर आ सकता है। एक तो ये था, ये हमारा मेन का ऑप्शन था। इमेज पे आते हैं, इसमें हमारा इमेज की सेटिंग्स का है। अब जैसे ऑटो कंट्रास्ट की बात है तो ऑटो कंट्रास्ट में ही कर रहा है, या हम इसमें अपने हिसाब से चीज़ों को हाईलाइट, शेडो कितनी दिखानी है, क्या करना है, डार्कन दिखाना है, लाइटन दिखाना है, ये हमारे ऊपर है। जो सेचुरेशन है, कितना इसको, जैसे टेम्परेचर होता था ना उसी टाइप से सेचुरेशन का भी फोटोशॉप में आपने इसको समझा था। कलर टेम्परेचर को, टेम्परेचर कितना वाइटन या वार्म दिखाना है वो दिखा सकते हैं। तो ये सारी अपनी सेटिंग्स रहेंगी इमेजेस के लिए। इमेज में जाके इफेक्ट में है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर का मतलब होता है जब हम एनिमेशन बनाते हैं तो कुछ चीजें, जैसे जब गाड़ी चल रही होती है ना स्पीड में, तो पीछे वाला हिस्सा थोड़ा ब्लर में दिखा देता है, वो होता है मोशन ब्लर। तो वो मोशन ब्लर है, लेंस फ्लेयर है, ब्लूम है, विग्नेट है, ये सारे आपको मैंने इफेक्ट बताए थे। विग्नेट वाला वो था ना जो साइडों से वो अपना थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिखा देता है चारों तरफ से, ये इस टाइप का बीच का हिस्सा हमारा दिखा रहा है ना साइडों से ब्लैक होगा, ये विग्नेट इफेक्ट रहता है। तो ये इसको अभी हम यहाँ से इमेज में से इसको भी घटा देते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। फुल पर ये ऐसा था और यहाँ पर हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद आते हैं एटमॉस्फेयर में। अब ये भी बहुत बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंटेंसिटी फॉग की कितनी है, फॉग तो हम इसमें नहीं दिखा रहे, हाइट वगैरह की जरूरत नहीं है। सन ब्राइटनेस, अब इसमें देखो जैसे ये धूप आ रही है, ये कितनी सन ब्राइटनेस कैसी होगी, ज्यादा भड़की हुई, मतलब कि जून की गर्मी दिखानी है या जनवरी फरवरी मार्च दिखाना है, सन की ब्राइटनेस। नाइट स्काई ब्राइटनेस, जब डे लाइट व्यू के से हटके हम नाइट व्यू निकालेंगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। नाइट स्काई कैसा होगा, उसकी ब्राइटनेस कितनी लेनी है, ये मैनेज होगा। शेडो शार्पनेस, अब यहाँ पे देखो ये जो शेडो है इसको हम कितना कैसा दिखाना चाहते हैं, थोड़ा शार्पन में दिखाना चाहते हैं या थोड़ा लाइटन में, तो ये हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। शेडो शार्पनेस। आर्टिफिशियल लाइट का मतलब है जो यहाँ हमने ऑप्शन देखा था ना, ऑब्जेक्ट वाला, इस पे मैं दिखा देता हूँ, ये वाला प्लस वाला आइकन जो था एस्केप ऑब्जेक्ट, ये सारी आर्टिफिशियल लाइटिंग है। तो इसकी इंटेंसिटी किस हिसाब से मैनेज करनी है वो यहाँ से हम ले सकते हैं। 100% ठीक है, इसके हिसाब से जो यूनिट डालेंगे, अगर वहां पे 10 की यूनिट है और यहाँ 100 है तो जितनी लाइट आ रही है, इसको 50 कर देंगे, उसको 20 कर देंगे तो भी उतनी लाइट आएगी। तो ये चीज हम लाइटिंग में अगले किसी वीडियो में समझेंगे। एम्बियंट ब्राइटनेस, ये भी आप देख सकते हैं, एम्बियंट का जो आउटर का है, जो इसको बड़ा करके आपको मैं दिखाता हूँ। एम्बियंट का मतलब तो आपको पता है, जो शेडो शेड वगैरह कॉर्नर रहते हैं ना, उसके हिसाब से ओवरऑल एम्बियंट हमारे रूम का कैसा जा रहा है उसकी ब्राइटनेस की बात हो रही है, ठीक है। विंड की इंटेंसिटी, कहीं पानी वानी दिखाएंगे या ट्री दिखाएंगे ना बाहर, तो थोड़े से वो झूलते हुए से दिखते हैं, थोड़े चलते हुए या लहराते हुए, उसमें ये काम आती है। अभी जरूरत नहीं है, डायरेक्शनल एंगल की भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारा था एटमोस्फियर। अब आ जाते हैं स्काई के ऊपर। स्काई में देखिए व्हाइट बैकग्राउंड अगर करता हूं तो पीछे पूरा व्हाइट हो गया, जो स्काई था ना, बादल थे और वो था, वो बिल्कुल व्हाइट हो गया। इसकी जरूरत नहीं है, व्हाइट की हमें जरूरत नहीं पड़ती, व्हाइट से हटके ही चलेंगे। तो स्काई में से व्हाइट को हटा देते हैं। व्हाइट हटाने के बाद बैकग्राउंड व्हाइट है लेकिन इसमें स्काई जो है वो बादल दिखा रहा है। यहाँ पर आप देखिए क्लियर दिखा सकते हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका डेजर्ट है तो पीछे डेजर्ट आ गया। अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ, पीछे पहाड़ियां और पीछे का एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो गया ना, HDRI जो हम लगाते हैं, तो वो चीज यहाँ पे कुछ इनबिल्ट ऑप्शन है तो वो हम देख सकते हैं। दोबारा से आते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे स्काई में। फॉरेस्ट है तो जंगल आ गया बाहर की तरफ, अब ये जंगल का हिस्सा है। इसी तरह से अगला ऑप्शन जो है, जितने ये ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, टाउन का हो गया, अर्बन का हो गया, या फिर व्हाइट क्यूबिक का है, या फिर व्हाइट ग्राउंड का है, ठीक है। अब इसकी जगह ये ऑप्शन है स्काई बॉक्स का। स्काई बॉक्स में यहां से हम अपनी जो HDRI डालते हैं, जो हम वीरे में भी HDRI डालते थे, उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम अपना कोई HDRI देखते हैं, HDRI ये यहाँ से HDR 3 नंबर वाली हम वीरे में लगाते थे, मैंने यहाँ पर भी डाल दी है। अभी लोड होते ही हमारे प्रीव्यू में वो आ जाएगी, 1-2 सेकंड लेगा, यहाँ से ये लोड होगा। देखिए बाहर की तरफ जो है ना हमारी वो वाली HDRI आ गई है जो हम नॉर्मली वीरे में यूज करते थे। अगर इसको मैं ये ऑप्शन टिक करता हूँ, ब्राइटेस्ट पॉइंट एट सन डायरेक्शन,
तो ये सन के हिसाब से ब्राइटर कर दिया। देखो अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है ना, धूप इधर से कमरे में अंदर आ रही है और ये कुर्सियां और ये इस पे लाइटिंग ऐसी पड़ रही है। अब अगर मैं इसको थोड़ा ऑर्बिट करता हूँ, यहाँ से सिंक्रोनाइज ऑन कर लेते हैं, सीन 1 पर आ जाते हैं और यहाँ से जैसे ही मैं चीजों को ऑर्बिट करता हूँ, घुमाता हूँ, एस्केप में आप देख रहे हैं ना प्रॉपरली हमें थोड़ा ठीक लग रहा है कि बाहर का व्यू भी ठीक ठाक आ रहा है और अंदर से भी हम सेटअप को मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये इसमें HDRI जो काम कर रहा है। अब एक बार इसको मैं सिंक्रोनाइज अगर हटा देता हूँ और इसमें पहले एक बार करके बाहर आ जाते हैं और उसके बाद में हटा देता हूँ। ये देखिए ये वही HDRI है ना जो हम अपना नॉर्मल स्केचअप में लगाते हैं 3 नंबर वाली। तो ये इस तरह से हमने HDRI यूज करी, जो यहाँ ऑप्शन था इसके अंदर स्काई के अंदर, स्काई बॉक्स वाला, उसके अंदर मैंने HDRI वाली फाइल डाल दी। ब्राइटेस्ट पॉइंट हटा देंगे तो थोड़ी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, नॉर्मल रखेंगे तो ये ब्राइटनेस यहाँ पर आएगी। अब इसमें देखिए ब्राइटनेस जो है यहाँ पर ये जितनी आ रही है, सीन 1 पे आते हैं एक बार, इसको रखते हुए एंडस्केप को बड़ा करते हैं और यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग को समझते हैं। इसको जितना हम कम ज्यादा करेंगे, देखिए ब्राइटनेस कम की तो बाहर ब्लैक हो गया ना, धूप आ रही है लेकिन HDRI काली हो गई, तो वो तो नहीं कर सकते। तो इसको यहाँ से अकॉर्डिंगली हम मैनेज कर सकते हैं हमारी धूप छांव के लिए। ठीक है, ये हमारा एनवायरनमेंट के लिए था। और इसमें रोटेशन जो है इसको अगर मैं बढ़ाता हूं तो HDRI घूम रही है, मतलब कि सन जो है ना वो घूम रहा है। देखो 0 पे ये ऐसे था तो ये दरवाजे की तरफ से सन अंदर आ रहा था। मान लीजिए दोपहर हुई, सूरज ने अपनी डायरेक्शन चेंज की तो ये खिड़की की तरफ से यहाँ हमारे सन पर इधर जो है फेस पर आने लग गया, इधर से धूप आ रही है। यहाँ से और बढ़ेगा तो ये शाम की तरफ इधर चला गया और यहाँ से आगे जाता हुआ ये आउटर बाहर निकल गया, वापिस आ गया। ठीक है, 360 तक हम इस सन को घुमा सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है स्काई बॉक्स में घुमाना। क्लियर है? अभी तक इसमें कोई डाउट हो? बेसिक था सेटिंग्स का, इनको हम धीरे धीरे डिटेल में समझेंगे। ये चीज क्लियर है ना? क्लियर है सर पूरा। जी, इसके बाद आ जाते हैं आउटपुट में। अब ये अपना मेन जो है रेंडर की इमेज के लिए डिपेंड करता है। फुल HD मतलब कि हमारा 1920 1080, अल्ट्रा HD उसका डबल, और उसके ऊपर कस्टम में जाके भले ही मैं इसको 5000 6000 8000 जितना भी करना चाहूं उतना मैं इसको रेजोल्यूशन ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये अपना जैसे हम जो बड़ा एक्सटीरियर निकालते हैं उसके लिए 6000 ले दिया, यूजर्स व्यू पोर्ट कर दिया, या व्यू पोर्ट के हिसाब से ये रेशियो बैठ रहा है। ठीक है, हम इसको ऐसा रखते हैं 6000। इसमें जो है ऑब्जेक्ट आईडी, मटेरियल आईडी, डेप्थ चैनल, डेप्थ रेंज, ये यहाँ से हम जो है किस फॉर्मेट में सेव करेंगे और ये वाले इसके एलिमेंट हमें चाहिए या नहीं चाहिए टिक करके हम लगा सकते हैं या हटा सकते हैं। डिफॉल्ट फोल्डर जो है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं किस फोल्डर में हमें रखना है, या फिर ये ऑटोमेटिक एक फोल्डर में डाल देगा। ठीक है, ऑटोमेटिक नेमिंग को ऑन करेंगे तो ये एक के बाद एक रेंडर को 1 2 3 4 अपने हिसाब से नाम डाल देता है। वीडियो में जो है मैक्सिमम रख रहे हैं इसको हम क्वालिटी को, ईमेल रख सकते हैं, हल्की क्वालिटी, वेब रख सकते हैं, ब्लूरे रख सकते हैं, मैक्सिमम या लूजलेस। मैक्सिमम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेम पर सेकंड की बात आई, ये चीजें मैंने आपको बताई ना, फ्रेम आप समझते हैं 30 फ्रेम कैसे होता है। जब जो इंसान की आंखें हैं, कोई भी एक एनिमेशन होता है 25 फ्रेम से ऊपर का होगा तो वो आपको वीडियो स्मूथ चलता हुआ दिखेगा, लेकिन 25 से कम होगा तो वो अटकता हुआ दिखेगा, और अगर 60 होगा 120 होगा तो स्लोमो में जो फ्रेम ज्यादा बढ़ जाते हैं ना वो चीज रहते हैं। ये हमने रिसेंट फोटोशॉप में भी समझा था और कहीं और एक क्लास में स्केचअप में भी हमने इसको सॉर्ट आउट किया था। तो 25 तो मिनिमम है जो इंसान की आंख के लिए चाहिए। 30 फ्रेम पर सेकंड का रेंडर जो है एनिमेशन जो है ठीक ठाक बन जाता है। तो मिनिमम आप 30 फ्रेम पर सेकंड वाला अगर रेंडर बनाएंगे एनिमेशन बेटर रहेगा। तो इसको आप ये लेके चलें जहां तक है। इसके बाद आ जाते हैं पेनोरमा। ये अब 360 के लिए जो है वो रेजोल्यूशन पूछ रहा है, नॉर्मल, हाई या लो। नॉर्मल लिया हुआ है, अगर मैं 360 करूंगा तो मैं हाई पर रखूंगा क्योंकि मेरा सिस्टम हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला 360 करवा देता है, जल्दी करवा देता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देख लेना है, कहीं आप इसमें i3 में अगर हाई पर करोगे ना तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा ले जाएगा। उसमें आप नॉर्मल या लो पे टेस्ट कर सकते हो, फिर धीरे धीरे अपने सिस्टम के हिसाब से बाद में इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे विजुअल सेटिंग्स जो थी, पूरा का पूरा जो वीरे रेंडर सेटिंग रहती है ये 4-5 चीजों में हमारी इसकी सेटिंग्स होंगी। लाइटिंग कैसे करनी है, सनलाइट कैसे करनी है, HDRI, बाकी चीजें सबको हम मैनेज करके अपना फाइनल आउटपुट करके, और जस्ट यहाँ पे जब हम करेंगे टेक स्क्रीनशॉट, इससे हमारा रेंडर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज थी हमारी रेंडर सेटिंग्स के लिए। प्रवीण भाई क्लियर है? यस सर। अगर किसी का कोई डाउट हो तो बता दें। नहीं सर। नहीं सर, क्लियर है सर।
ठीक है जी, ठीक है, अभी आगे चलते हैं।